आपकी हुकूमत तो कचरा भी नहीं उठा सकती, तो आप तब्दीली कैसे लाएंगे? और की सफाई को हमने थोड़ा बेहतर अंदाज में चैनलाइज कर लिया, लेकिन थोड़े पैसों में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी हुकूमत पेट्रोल माफिया, शुगर माफिया और गंदम माफिया के सामने डटकर खड़ी क्यों नहीं होती? पाकिस्तान की तारीख में पहली बारी हुआ है कि जो शुगर माफिया उसके ऊपर हाथ डाला गया। अगर आपको पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाए तो फिर वो जो काम आप सबसे पहले करना चाहेंगे वो क्या होगा? आप शहबाज शरीफ की कोई एक खूबी बताइए। वो उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है। लोग महंगाई की वजह से बहुत परेशान हैं, तो क्या आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियां काम नहीं कर रही? एडिबल ऑयल बाहर से आता है, दालें आपकी बाहर से आती हैं, तो प्राइस जो है उस लिहाज से भी इन चीज़ों की बढ़ी। आप पंजाब की इंडस्ट्री को आने वाले 2 सालों में कहाँ देखते हैं? सारे कहेंगे कि यहाँ पर इंडस्ट्री का काम हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारोश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विप्ता। आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा और सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल अंकल। थैंक यू वेरी मच अंकल, आज आपने मुझे वक्त दिया। बेटा वेलकम, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएंगे, लोग कहते हैं कि आपकी हुकूमत तो कचरा भी नहीं उठा सकती, तो आप तब्दीली कैसे लाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आपका सवाल है वो कुछ इस तरह से मैं उसका जवाब स्टार्ट करूँगा कि जो लाहौर है इसमें कोई शक नहीं एक मेगा सिटी है और पाकिस्तान का एक दूसरा बड़ा शहर है कराची के बाद। यहाँ पर जो सफाई के मामलात है, अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे लेकर जाएं तो 2001 के अंदर इसके सफाई के मामलात तकरीबन 72 करोड़ रुपए सालाना से हो रहे थे। फिर 2009 तक इसकी सफाई के मामलात 105 करोड़ में हो रहे थे। अचानक 2010 के अंदर जब नून लीग की हुकूमत 2008 के अंदर आई तो 2010 के अंदर उन्होंने एक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जिसके अखराजात एकदम 105 करोड़ रुपये से 700 करोड़ रुपये तक चले गए। वो बढ़ते बढ़ते आज की तारीख से मराद है कि 2018-19 तक वो अखराजात 1400 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गए, 14 अरब रुपये से ज़्यादा हो गए। सो इन तमाम मामलात को देखते हुए हमने फ़ैसला किया कि इसका ऑडिट करवाया जाए। जब हमने इसका ऑडिट करवाया तो ये पता चला कि इस पर 7 अरब रुपये के 700 करोड़ रुपये के जो है वो पैरा बने हैं। जो पैरास बने हैं उन पैरास के अंदर ये था कि जो पेमेंट्स की गई थी, जो मामलात किए गए थे वो शफाफ अंदाज में नहीं किए गए। लिहाजा हमने ये सोचा कि अगर इतना बड़ा ऑडिट पैरा बना है 7 अरब रुपए का, तो हम खुद इन कंपनियों को LWMC को डायरेक्शन दें कि ये इन कंपनियों से बाहर निकलकर इसका नए सिरे से इसकी टेंडरिंग करें और शफाफियत के साथ मामलात को आगे की तरफ बढ़ाएं। क्योंकि बात इस पे लंबी हो जाएगी कि जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के अंदर जो इंग्लिश में तब्दीलियां की गई, उस तब्दीलियों की बिना पर जो मशीनरी थी इन्होंने यहाँ पर छोड़ के जानी थी, वो मशीनरी छोड़ कर नहीं गए, ख़राब करके गए। गाड़ियों की बहुत बुरी हालत थी। 35% हमें मशीनरी मिली जिसके साथ हमने लाहौर की सफाई करनी थी। बहरहाल लाहौर की सफाई को हमने थोड़ा बेहतर अंदाज में चैनलाइज कर लिया, लेकिन थोड़े पैसों में करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जितने पैसे 14 अरब रुपये आया तो 14 अरब रुपये से हम इंशाल्लाह ताला एक मॉडल बना रहे हैं। उस मॉडल के तहत इसको तकरीबन आधे पैसे हम बचाएंगे जो कि इंशाल्लाह हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर हम उसको लगाएंगे। सो यहाँ पर जब हम बात करें तो इन कंपनियों के पीछे कौन था वो एक लंबी दास्तान है, लेकिन बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर शहर को, जो हमारा अपना शहर है, इस शहर को साफ़ सुथरा करने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने मुझे एक टारगेट दिया है। किसी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह इसको कामयाबी हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 1-2 माह के अंदर यहाँ पर एक ऐसा मैं मॉडल बना कर दूँगा जो कि सस्टेनेबल मॉडल होगा, जिसके तहत लाहौर की सफाई कम पैसों में होगी, अच्छी सफाई होगी और आपके डॉलर जो हर महीने 70% आपने उनकी पेमेंट करनी होती थी वो डॉलर की शक्ल में आप करते थे, वो बाहर जाती थी, वो भी बचेगी। लोग महंगाई की वजह से बहुत परेशान हैं, तो क्या आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियां काम नहीं कर रही? देखें, एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि जब डॉलर अपनी आज़ाद हैसियत से उसकी मार्केट में उसकी वैल्यू को कंट्रोल किया है तो वो जाके 160 रुपये के करीब, 158 रुपये के करीब हुई, जो उन्होंने ज़बरदस्ती 105 रुपये पे रखा हुआ था। जब 105 रुपये पे रखा हुआ था, दूसरी मद में हुकूमत को
अपने जो उसके रिज़र्व होते थे वो मार्केट में फेंकने पड़ते थे डॉलर की शक्ल में, और उसको पूरा करने के लिए कर्ज़े लेने पड़ते थे। सो आपने एक कंट्रोल तरीके से तमाम चीज़ों को कर रहे थे, लेकिन हुकूमत ने ये किया कि डॉलर को एक आज़ाद जाने दिया ताकि मार्केट खुद जो आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके ज़रिए आप उसको मॉनिटर करें और उसको कंट्रोल करें। सो वो जाके 158-160 रुपये तक का मामला हुआ। अब दूसरा पार्ट इसका ये है कि कुछ चीज़ें पाकिस्तान खुद पैदा करता है एग्रीकल्चर की शक्ल में, कुछ चीज़ें हमें बाहर से मंगवानी पड़े। एडिबल ऑयल आपका जो आपका पेट्रोल और आपका डीज़ल है उसके बाद सबसे बड़ा इंपोर्ट का बिल है। एडिबल ऑयल बाहर से आता है, दालें आपकी बाहर से आती हैं, तो प्राइस जो है उस लिहाज से भी इन चीज़ों की बढ़ी। लेकिन हुकूमत की कोशिश है कि इन तमाम चीज़ों को मैक्सिमम अंदाज में अच्छे अंदाज में इनको कंट्रोल किया जाए। अब हो यूँ रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो आलमी मार्केट के अंदर अगर दालों की कीमतें बढ़ी हैं तो यहाँ का बैठा हुआ ताजर उसे उसी वक्त बढ़ा लेता है, हालांकि उसने मंगवाई भी नहीं। अगर कम होती है तो वो कहता है जी मैंने तो महंगी मंगवाई हुई हैं। तो उन ज़ख़ीरा अंदोज़ी को और मसनूई जो कीमतों का बढ़ना है उनको रोकने के लिए हुकूमत ने बड़े इक़दाम किए हैं। तकरीबन 3 अरब से ज़्यादा के उन्होंने जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उनके स्टॉक को पकड़ा है, फिर उनको आम मार्केट के अंदर उनको नीलाम किया है। फिर उसके अलावा जो किसी दुकानदार का चालान किया जाता है या उसको फ़ाइन किया जाता है उसकी मालियत भी तकरीबन 2 अरब रुपए के करीब है जब से PTI की हुकूमत आई है पंजाब के अंदर। साइड बाय साइड वो भी ड्राइव चल रही होती है, लेकिन जो मसनूई कीमतें बढ़ाई जाती हैं उसके ऊपर भी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। हमारी कोशिश है कि जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनको पाकिस्तान के अंदर जो है उसकी पैदावार को किया जाए, उसको काश्त किया जाए, उसमें दालें भी हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। तो हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कर भी रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए इन प्राइस कंट्रोल को बेहतर करने के। आपकी हुकूमत पेट्रोल माफिया, शुगर माफिया और गंदम माफिया के सामने डटकर खड़ी क्यों नहीं होती? उनके सामने हथियार क्यों डाल देती है? देखें, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बारी हुआ है कि जो शुगर माफिया उसके ऊपर हाथ डाला गया। उसकी रिपोर्ट भी आई है, उसके सारे मामला हुए हैं। और फिर आपने ये भी देखा कि उस शुगर माफिया के ख़िलाफ़ बिला तमीज़ कार्रवाई भी की गई और FIR तक का अंदराज हुआ। हालांकि पिछली हुकूमतें क्योंकि ख़ुद चीनी का कारोबार करती थी, उनकी ख़ुद अपनी मिलें थी, उन्होंने हमेशा अपनी मिलों को सपोर्ट किया। और यहाँ पर हमने नहीं ये देखा कि ये इसका A जमात से तल्लक है, B जमात से है या PTI से है। हमने क्रॉस द बोर्ड उस पर एक्शन भी लिया, इंक्वायरी कमीशन भी बना और सारा कुछ हुआ। अब मामला अदालतों के अंदर है, हमने जो कार्रवाई करनी थी वो कर दी। अब पाकिस्तान के अंदर उसकी डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए हमने चंद माह पहले भी बाहर से इंटरनेशनल मार्केट से चीनी ख़रीद कर लाए थे ताकि चीनी की कीमतों को नीचे लाया जाए। अभी भी 5 लाख टन हमने रमज़ान से पहले इंपोर्ट करने का प्लान किया है ताकि चीनी की कीमतों को नीचे लाया जाए। ये वाहद ज़रिया होगा जिसके ज़रिए आप चीनी की कीमत को नीचे ला सकते हैं। तो वो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह चीनी की कीमत नीचे आएगी। आटे के हवाले से हम टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर अभी भी थोड़ी देर बाद वही मीटिंग है कि हमने टारगेटेड सब्सिडी करना है कि जो हकदार गरीब आदमी है जिस तक ये सब्सिडी जानी चाहिए तमाम चीज़ों की उस तक जाई जाए, अक्रॉस दी बोर्ड नहीं। एक जो PC के अंदर होटल के अंदर खाना खाने आता है वो भी जो बाज़ार से सब्सिडाइज आटा है, जो हुकूमत 860 रुपये का आटे का थैला है उसको 1200 रुपये में पड़ता है, लेकिन हम 860 रुपये का देते हैं। तो PC होटल के अंदर बैठ के वो जो रोटी खा रहा होता है वो 860 रुपये की खा रहा होता है, 860 रुपये वाले आटे के थैले से खा रहा होता है। इसी तरह पजारो वाला भी खा रहा होता है, लैंड क्रूज़र वाला भी खा रहा होता है, और गरीब आदमी रेडी वाला भी 860 का खा रहा होता है। तो वज़ीर-ए-आज़म पंजाब ने पंजाब को डायरेक्शन दी और उन्होंने हमें कहा कि इसके ऊपर एक प्लान बना कर लाएँ कि टारगेटेड सब्सिडी जो है वो की जाए ताकि जो जिनकी अफोर्डेबिलिटी है वो पूरे पैसों में खाएं और जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है उनको मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर आपको पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाए तो फिर वो जो काम आप सबसे पहले करना चाहेंगे वो क्या होगा?
देखिए बेटा, गुजारिश ये है कि पार्टी एक फ़ैसला करती है, उस फैसले के मुताबिक सारी चीज़ें लेकर ड्राइव की जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर क्योंकि पार्टी का हेड है, उन्होंने फ़ैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की लीडरशिप के अंदर ऑब्वियसली हम काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर अंदाज में करें। जो हमें यहाँ पर काम करने की आज़ादी है, जितने इख्तियारात मिनिस्टर्स को मिले हुए हैं, तमाम कैबिनेट को, मैं नहीं समझता कि इससे पहले किसी वज़ीर आला ने अपने वज़रा को इतने इख्तियारात दिए हैं। हम अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर इंडिपेंडेंट होके हम अपने काम कर रहे हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और ये वज़ीर आला का एक बड़ा पन है कि उन्होंने हमें तमाम इख्तियारात दिए हैं। अगर हम पिछली हुकूमत की तरफ देखें तो वहाँ पे वज़रा बराए नाम वज़रा होते थे, ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी और मिनिस्टर को पूछा भी नहीं जाता था। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला जो पंजाब हैं, जिस मेहनत और तनदेही के साथ काम कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप में तमाम मिनिस्टर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम सारे ही, पूरी कैबिनेट ही चीफ मिनिस्टर है। हर कोई अपने अपने डोमेन के अंदर अपने आप को चीफ मिनिस्टर ही समझता है, इस लिहाज से कि इतने इख्तियारात उसको अपने महकमे के हैं कि वो अपने महकमे को रन कर सके। तो हमें कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि जो चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो एज ए चीफ मिनिस्टर में डील करते हैं, वो एज ए एक टीम मेंबर डील करते हैं, जो कि उनका बड़ापन है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने इतने इख्तियारात दिए हैं कि हर कैबिनेट का मेंबर अपने अपने डोमेन के अंदर अपने आप को चीफ मिनिस्टर के तौर पर ही लेकर चलता है कि मेरा चीफ मिनिस्टर मेरे पे इतना एतमाद कर रहा है। आपने परवेज़ इलाही के साथ बतौर वज़ीर काम किया और उस्मान बुज़दार के साथ भी, तो ज़्यादा अच्छा तजर्बा किसके साथ रहा? देखें, दोनों अपनी जगह पे परवेज़ इलाही साहब भी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, मैं समझता हूँ। उन्होंने भी अच्छे अंदाज में बड़े मामलात किए हैं, बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जिनका आज तक नाम लिया जाता है। इंशाल्लाह उस्मान बुज़दार साहब की लीडरशिप के अंदर भी जो काम हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में उनका नाम भी लिया जाएगा। जो हेल्थ की बड़ी हमने रिफॉर्म्स किए हैं, एजुकेशन के, इंडस्ट्री के तमाम मामलात में कर रहे हैं। तो दोनों अपनी जगह पर उन्होंने बेहतर अंदाज में किया। परवेज़ इलाही साहब ने ओबियसली एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मैं समझता हूँ कि उन्होंने काम चलाया था। उन्होंने भी अपने वज़रा को बड़ी इज़्ज़त दिया करते थे और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी उस्मान बुज़दार साहब भी, हमें कभी ये नहीं महसूस हुआ कि हमने टाइम लेना है तो हमें कोई 2 दिन इंतज़ार करना पड़ता है, इवन 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। जब भी गए हैं तो उन्होंने उसी वक्त हमें फौरी तौर पर बुला के उस मसले को सुना भी है, उस मसले को हल भी किया, गहरी दिलचस्पी भी लिया। तो उस्मान बुज़दार साहब भी एक वज़ादारी के साथ एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आप शहबाज शरीफ की कोई एक खूबी बताइए। वो उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है जो कि हम तो बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं उससे, वो उनकी शोबदाबाजी है। वो एक अच्छी खूबियों में शुमार होती है और मैं समझता हूँ वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं। एक बड़े एक्टर हैं, मैं समझता हूँ कि अगर वो शायद सियासतदान ना होते तो एक बड़े एक्टर होते हैं। आपने 2 साल में पंजाब की हुकूमत के लिए क्या किया है जो पहले नहीं हुआ होगा? देखें, एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर अगर मैं देखूं तो जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं, अगर वो मैं गिनवाना चाहूँ तो मुझे उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए। हमने एससीजी का बनाना, वहाँ पे इन्वेस्टर को लाना, वहाँ पर उन प्लॉटों के ऊपर जो कि जहाँ पर प्रॉपर्टी डीलरिंग होती थी वहाँ पर कॉलोनाइजेशन करवाना, वहाँ पर इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूट लेकर आना और इन्वेस्टर के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस करना, मैं समझता हूँ इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं ये भी आपको बात बताता चलूँ, एक जो बड़ी अहम है मेरे लिए, वो ये है कि यहाँ पर 2010 के बाद सीमेंट प्लांट के हवाले से लाइसेंस नहीं दिए जाते थे। उसका कोई और पीछे उसकी बैकग्राउंड थी, लेकिन हमने 3 माह के अंदर 5 सीमेंट प्लांट को लाइसेंस दिए और एक सीमेंट प्लांट जो है वो 35 से 40 अरब रुपए में लगता है। अभी 11 का हम लाइसेंस देने जा रहे हैं। उसमें शफाफियत है, वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को बुलाया जाता है, मुतलका जो 5 डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहिबान हैं, इन्वेस्टर को सामने बिठाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या मसला है, वो अपना मसला बताते हैं, मुतलका सेक्रेटरी को डायरेक्शन दी जाती है टाइमलाइन के साथ कि इतने दिनों में आपने ये करना है। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। इस तरह से इतनी शफाफियत के साथ आपने लोगों को ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और दूसरे मामलात किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने इसमें लीड ली है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो विज़न है हम उसको लेकर चलते हैं, जो डायरेक्शन होती हैं वज़ीर आला पंजाब की हम उनको लेकर चलते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम बेहतर अंदाज में
जो हमारी लीडरशिप की तरफ से जो हमें डायरेक्शन आ रही हैं उसके मुताबिक हम अपने मामलात को आगे की तरफ लेकर चलें। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि आप पंजाब की इंडस्ट्री को आने वाले 2 सालों में कहाँ देखते हैं? मैं इंशाल्लाह देख रहा हूँ कि पंजाब पाकिस्तान के बाकी सूबों की निस्बत इंडस्ट्री के हवाले से, रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से इंशाल्लाह मैं इसे देख रहा हूँ कि ये टॉप ऑफ दी यू कैन से कि एक सूबा होगा जिसको के सारे कहेंगे कि यहाँ पर इंडस्ट्री का काम हुआ है। मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं तो आप हमारी इंडस्ट्री का भी विज़िट करें। और मेरी वहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्री आई है हमारे पीटीआई दौर के अंदर, मुझे पहले तो उन्होंने पाकिस्तान को एक इंपोर्ट ओरिएंटेड आपने ट्रेड के तौर पर पेश किया था कि तमाम चीज़ें आप बाहर से मंगवा रहे थे, पाकिस्तान के अंदर कुछ पैदा ही नहीं कर रहे थे। तो आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ते इतना ज़्यादा हो गया। आज आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो प्लस में जा रहा है, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि ये इस वक्त मुमकिन है कि जब आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, तो आपकी एक्सपोर्ट दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है। तो इससे आपके मुल्क की इकॉनमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर सराहे जा रहे हैं कि जो मनफी इशारिये थे वो पॉजिटिव मस्बत इशारियों की तरफ जा रहे हैं, और आपकी जो इकॉनमी है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही है। और ये आने वाले दिनों में इसके असरात ट्रिकल डाउन भी होंगे, आम आदमी तक भी इंशाल्लाह ताला आएंगे। जो आपने महंगाई का जिक्र किया था वो भी हेल्पफुल होंगे इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने में। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर जो इंडस्ट्री आ रही है, मज़ीद आ रही है, उससे पंजाब को इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर आप कहेंगे कि पंजाब ने अपना वही रोल अदा किया जो उसका होना चाहिए था, कि एक रोल मॉडल के तौर पर अपने आप को पेश करें। थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बेटा, शुक्रिया आपका।